हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है आप-बाऊ का सिद्धांत। अर्थात आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों को जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं, जिसको हम कक्षक कहते हैं, उसमें भरने का क्रम। इसके पहले हमने कल के अपने सेशन में पढ़ा था क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर से संबंधित जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करने का तरीका पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं इसके जो नियम है, मतलब जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करने की ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे पास ढेर सारे एलिमेंट हैं, और ढेर सारे एलिमेंट हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ढेर सारी है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे ऑर्बिट में, और जो ऑर्बिट के अंदर सबसेल होते हैं, और सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं उसके तरीक़े को हम सीख रहे हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन को कैसे बारी बारी से भरते जाएंगे एक एक जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं उसमें। और इसके पहले हमने पढ़ा है कि जो ऑर्बिटल होता है उसमें अधिकतम एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने ऑर्बिटल में एस का एक प्रकार पढ़ा था, मतलब कोई प्रकार नहीं था उसमें। पी के 3 प्रकार पढ़े थे, इस हिसाब से पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते थे। डी के 5 प्रकार पढ़े थे, इस हिसाब से एक में 2 करें तो 5 ऑर्बिटल अर्थात 5 कक्षा के हिसाब से उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम। और वैसे एफ के 7 प्रकार थे, इसलिए उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी अधिकतम की संख्या में, ठीक है। मतलब उससे अधिक उसमें नहीं आएगा। तो उसी को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले हमारा नियम है अर्थात सिद्धांत है, वो है आप-बाऊ का सिद्धांत। आप-बाऊ जैसे नाम से पता चल रहा होगा कि ये किसी वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये जर्मनी का शब्द है आप-बाऊ। यहाँ पर मैं वो चीज़ को बताया भी हूँ कि जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बिल्डिंग अप अर्थात निर्माण करना। अब आप-बाऊ क्या कहते थे? आप-बाऊ का कहना था कि जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल की ओर भरते जाएंगे। अर्थात जिस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम रहेगी उस कक्षक में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, और जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक रहेगी उसमें हम सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक है। अब सबसे कम वाले में इसलिए भरेगा क्योंकि सबसे कम वाला स्थायी होगा और सबसे अधिक वाला क्या होगा, अस्थायी होगा। तो कम से हम अधिक की ओर चलेंगे, इसी को क्या कहा जाता है, बढ़ते हुए क्रम। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। तो ये तो था आप-बाऊ का नियम। अब इसमें निर्माण करना का अर्थ है कि यहाँ पे क्या है, कक्षक का निर्माण अर्थात ऑर्बिटल का निर्माण। जैसे जैसे हम भरते जाएंगे इलेक्ट्रॉनों को, एक ऑर्बिट कक्षक भर जाएगा तो अगले कक्षक का निर्माण हो जाएगा, अगला भरेगा तो फिर अगले कक्षक। अर्थात जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे परमाणु में तब तक नए कक्षक का निर्माण होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन क्रमशः आगे बढ़ता रहेगा। अब इसको भरने के लिए एक हमारे पास क्रम है, अर्थात ये सीरीज है, इसको हम बोलते हैं 1s। इसके बाद इलेक्ट्रॉन भरता है 2s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरता है। अर्थात इसका अर्थ है कि इसकी ऊर्जा सबसे कम है, मतलब सबसे कम ऊर्जा वाले जो हमारे परमाणु कक्षक होते हैं या चीज़ को ऑर्बिटल बोलते हैं, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d। अब ये सीरीज़ तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 3d तक इसलिए लिखा क्योंकि हमको परमाणु क्रमांक Z मतलब परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 30 यहाँ तक याद करना है कक्षा 11वीं के लिए मुख्य रूप से। और इसको यदि हम पूरा जो हमारे पास जो तत्व है 118, यदि सभी के लिए हमको निकालना है तो उसके लिए हमको क्लेचोवस्की जो सीरीज़ होता है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लेचोवस्की एक वैज्ञानिक थे जिसने इस मतलब सभी तत्वों के लिए एक सीरीज़ बनाया था। ये तो हमारा आप-बाऊ के हिसाब से है, और बाकी जो सीरीज में बना रहा हूँ उसको भी हम बाकी सभी तत्वों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ 30 तक के लिए मैं लिखा हूँ क्योंकि इसी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। और इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि जो हमारा एस है, एस में अधिकतम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में अधिकतम कितने, 14 इलेक्ट्रॉन की। पी में अधिकतम 6 क्योंकि इसके 3 प्रकार हैं, तो तीनों में 2-2 करके आएंगे तो 6। इस डी के 5 प्रकार हैं इसलिए इसमें अधिकतम 10 आ सकता है, और एफ के 7 प्रकार होते हैं इसलिए इसमें अधिकतम कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। कहने का अर्थ है कि जब मैं भरने का तरीका सिखाऊंगा तो ये आपको याद रखना है कि एस में 2 से अधिक नहीं होगा कभी, और पी में 6 से अधिक नहीं होगा, और जो डी है उसमें 10 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, भले ही उससे कम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो क्लेचकोवस्की सीरीज है वो क्या है। परमाणु क्रमांक 30 से अधिक जो तत्व होते हैं अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन 30 से अधिक होंगे और उससे भी अधिक होंगे, तो उसके लिए हम लोग ये क्लेचकोवस्की सीरीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। क्लेचकोवस्की वैज्ञानिक थे जिसने सभी तत्वों के लिए एक प्रकार से अपना एक तरीका बताया था, ट्रिक बताया था, समझ लीजिए। वो ट्रिक ऐसा है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या किया हूँ, मैं ऑर्बिटल को लिख रखा हूँ 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, मतलब ऐसा क्रम से। अब देखिए 2s के सामने फिर लिखा हूँ 2p 3p 4p 5p 6p 7p। अब 2 वाले लाइन को छोड़ दिया, फिर अब 3 में आ गया 3d 4d 5d 6d, ठीक है। अब 3 वाले लाइन को छोड़ दिया, 4 में आ गया 4f 5f। अब इसमें एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, 1s के बाद 2s है, लेकिन यहाँ पे इधर 2p है और 1p नहीं है। तो 1p इसलिए नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1p का निर्माण क्यों नहीं होता। तो 1p में देखिए हम n और l यदि निकालें तो 1p के लिए n का मान कितना होता है 1, और l का मान कितना होगा, p है इसलिए 1। तो मैं पहले ही बताया था कि n और l का मान कभी बराबर नहीं होगा, इस वजह से क्या है 1p का निर्माण नहीं होता, ठीक है, मतलब ये नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार देखिए
2 इधर 3P लिखा हूँ, उसके बाद सीधा 3D आ गया है, तो 1D और 1D हो गया और 2D, ये दोनों चीज़ नहीं बना है, लिखा ही नहीं हूँ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि देखिए 1D के लिए n का मान निकालूँ और l का मान, तो n का मान 1 और l का मान आता है d के लिए 2, d के लिए l का मान 2 और n का मान 1। अब देखिए कभी भी l का मान n से अधिक नहीं होगा, ये भी हमने कंडीशन कल क्वांटम नंबर पढ़ा था, इसलिए ये भी नहीं बनता। 2D का देखें तो n का मान इसमें 2 और d है, इसलिए l का मान क्या हो जाएगा 2, इसलिए इसका भी निर्माण नहीं होता क्योंकि वो बराबर भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4f लिखा हूँ, 1 2 3, जो f है उसको मैं छोड़ दिया हूँ, तो 1f 2f और 3f, ये भी कभी जो ऑर्बिटल हैं कक्षक हैं वो नहीं बनते। क्यों? क्योंकि n का मान यहाँ 1 और l का मान f के लिए कितना होता है 3, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, l का मान कभी भी n से अधिक नहीं होगा। ठीक है, वैसे 2f में देखिए n का मान यहाँ 2 है और l का मान कितना है, l का मान 3 है, n का मान 2 मतलब सामने जो अंक है उसको देख के। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि l का मान कभी अधिक हो ही नहीं सकता किससे, n से। n मुख्य क्वांटम संख्या था जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते थे। उसी प्रकार देखिए 3f में n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू क्या हो जाएगा, f है तो 3, तो बराबर भी नहीं हो सकते। इस तरीके से ये जो मैं लिखा हूँ 1p 1d 2d 1f 2f 3f, ये कक्षक कभी बन ही नहीं सकते, इसका निर्माण नहीं हो सकता। इसका कारण बताया कि n l के मान कभी बराबर नहीं होंगे, l का मान कभी n से अधिक नहीं होगा और n का मान कभी l से कम भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस कंडीशन की वजह से, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब जो क्लेचको-आस्की की हमारा सीरीज़ है जो अफबाउ के सिद्धांत के नियम के लिए सरलता के लिए बनाया गया है, इसको देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा इस हिसाब से देखें तो देखिए ये 1s, देखिए ये हमारा ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, सबसे कम ऊर्जा इसकी है और सबसे अधिक वहाँ पे 3D की है, तो इसको मैं उसी क्रम में अरेंज करूँ तो देखिए 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद अब बारी आया 2s का, क्योंकि एरो यहाँ रखा हूँ, मतलब ये ऐसा है, कुछ समझ लीजिए इस तरीके से। 1s के बाद 2s के बाद देखिए एरो यहाँ से आया है, तो इसके बाद 2p, उसके बाद कौन सा 3s यहाँ पे देखिए। ठीक है, 3s के बाद कौन सा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया 3p और 4s, 3p और 4s। ठीक, अब फिर यहाँ से एरो स्टार्ट कर दिया 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। अब देखिए 4d 5p 6s, मतलब ऐसे क्रम से बढ़ता जाएगा। कहने का अर्थ है कि सबसे अधिक ऊर्जा किसका है, ये 7p का है, और सबसे कम किसका है, इसमें 1s का है। ये इसको हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए वो सीधा क्रम से लिखना है 1s से 7s तक, और वैसे 2p से जो 2 है उसके सामने 2 वाले को, 3 है उसके सामने वाले 3 वाले को, 4 है उसके सामने वाले 4 को, वैसे यहाँ d को, और जो चीज़ छोड़ना है उसको याद रखेंगे, बाकी इसको सीधा ऐसा सीधा काटते गए हैं। तो ये एक सीरीज होता है क्लेचको-आस्की, जिस तरीके से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सकते हैं, और ये भी पता कर सकते हैं कि जो कोई भी कक्षक होता है या ऑर्बिटल होता है उसकी ऊर्जा किसकी कम है या किसकी अधिक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपने सीख लिया होगा और समझ लिया होगा, और ये भी समझ गए होंगे कि इनका निर्माण क्यों नहीं होता और क्यों हमने इसको यहाँ पर शामिल नहीं किया है। अब इसको हम फिलिंग करने का तरीका सीखते हैं कि इनको हम फिलिंग कैसे करेंगे अलग अलग तत्वों के लिए। अब देखिए जो अफबाउ था उसमें यदि किसी बच्चे को क्लेचको-आस्की सीरीज में कन्फ्यूजन होता है, अर्थात उसको एरो को किसी और से जोड़ देते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो सकता है। तो गड़बड़ ना हो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है। तो वो ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक में हम लोग ऐसा भी याद कर सकते हैं। देखिए स्कूल एस लिखना है पहले, उसके बाद लिखना है पी एस, फिर पी एस, मतलब पी एस 2 बार लिखना है। तो इसको हम बोल सकते हैं पब्लिक स्कूल, ये क्या बोला, स्कूल पब्लिक स्कूल। अब मैं लिख रहा हूँ डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब लिखूँगा मैं एफ डी पी एस, मतलब इनका सीध हटाना नहीं है, जो सीध में रखा हूँ उसी सीध से आप करते जाएंगे। FDPS मतलब फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको याद हो गया होगा। स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब इनको अंक कैसे देंगे, अंक हम इस तरीके से देंगे। पहले हम इनको अंक दे देंगे 1 2 3 4, पहले इसको देना है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो बच गया पहले एस को काउंट कर लेते हैं। 1s हो गया, अब 2 लिखूंगा यहाँ पे एस, अब इस लाइन के बाद ये लाइन, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4s हो गया। इस लाइन को देखो, ये 5 हो गया, ये 6। अब इस लाइन को देखिए, ये 7 और ये 8s।
तो उम्मीद करता हूँ कैसे भरना है आपने समझ लिया होगा। अब एस के बाद हम देखते हैं पी को। पी हमने शुरुआत कहाँ से किया है, 2p। तो 2p के बाद पी का लाइन देखिए, 2 के पी के बाद ये 3p। अब ये लाइन तो कंप्लीट हो गया, इसमें आते हैं ये 4p। अब यहाँ पे चलिए ये 5p। अब इस लाइन पे चलिए ये 6p। इस लाइन पे चलिए ये 7p। ठीक है। अब p के बाद हम आते हैं d पे। p तो का कंप्लीट हो गया ना जितना हमने लिखा था। अब d पे ये 3d है। अब 3 के बाद जो d अगला आएगा वो क्या होगा, ये 4d, ये 5d, ये 6d। और कोई बच्चा d कंप्लीट हो गया। अब f में आइए, 4f और f क्या है, ये 5f। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी आपने सीख लिया होगा। अब इस ट्रिक में देखिए ऊर्जा का लेवल हम कैसे लिखेंगे, इस हिसाब से देखिए 1s पहले इसी को सीधा लिखते जाइए, 2s इसके बाद इसका बारी, अब उसके बाद ये 2p, 3s, 3p, 4s, यहाँ पे पहुँच गया हम 3d। अब कौन सा 4p, 5s। ऐसा क्रम से पूरा लिखते जाएं और उसके बाद ऐसा लिखते लिखते सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 8s आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को इस ट्रिक के माध्यम से भी भर सकते हैं। तो जो दोनों में जो सरल लगे आपको वो ट्रिक अपना सकते हैं। ये पेपर के लिए नहीं है, ये पेपर में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ट्रिक है। इसके पहले जो क्लेचको की सीरीज़ लिखाया उसको आपको पेपर में लिखना है, लेकिन इसको आपको ये सीरीज़ को याद रखने से मुक्ति पाने के लिए ऐसा सीखना है। देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले 1s। ठीक है, ये 1s। अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, हाइड्रोजन में 1। और हमने पढ़ा है एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसका 1 है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1। अब चूँकि ये कंप्लीट हो गया इसलिए आगे हमको नहीं करना है। ठीक है। अब पुरान देखिए परमाणु क्रमांक 5 है तो 1s, उसके बाद 2s लिखूँगा मैं, 2s के बाद क्या लिखूँगा, 2p लिखूँगा। अब 2p के बाद आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गया क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर s आ गया तो 2 4 हो गया, ऐसा यहाँ पे कॉमा बना सकते हैं। और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, मतलब इनको 2 2 4 और 1 5 जब जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन p का अधिकतम क्षमता कितना है, p का अधिकतम क्षमता है 6 का। अब देखिए यहीं पे मैं लिखता हूँ नियान, परमाणु क्रमांक 10। तो ये क्या लिखा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। अब देखिए 1s, 2s, देखिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। इसी क्रम से हमको भरना है। 2 आता है इसमें अधिकतम, इसमें भी 2, और इसमें अधिकतम कितना आता है, 6 आता है। तो 6 4 10, बाकी का ज़रूरत नहीं है इसलिए बाकी को हमको लिखना भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपने सीख लिया होगा। इसकी ऊर्जा कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे पहले आएगा, उससे अधिक इसकी है, उससे भी अधिक इसकी है, मतलब ऐसे क्रम से हम फिल करेंगे। इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये हम पढ़ रहे हैं आप-बाउ का नियम। तो ये आप-बाउ के नियम के हिसाब से ऐसा लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए पोटेशियम का 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इसके बाद क्या आता था, 4s आता था। ठीक है, कामा लगाना जरूरी नहीं है लेकिन सुविधा के लिए आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 लिखा, यहाँ भी 2, यहाँ अधिकतम कितना होता है p में 6, तो 6 4 हो गया 10, और यहाँ पे फिर 2 किया तो हो गया 12, और 12 और 6 यहाँ करूँगा तो कितना हो जाएगा, 12 6 हो जाएगा 18, और 4s में 1 करूँगा। ठीक है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस हिसाब से हमको इसको भरना है, उल्टा पुल्टा नहीं भरना है। मतलब इसमें 1 कर दिया, इसमें 7 कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक ये नहीं भरेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, ये नहीं भरेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब इसके हिसाब से आपको इनको भरते जाना है बारी बारी से। ये आपकी पुस्तकों में भी दिया है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा से बनेगा ये चीज़। ठीक है। अब देखिए स्कैंडियम मैं भर रहा हूँ क्योंकि हमको स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। ये बाकी चीज़ें आप खुद से कर लेंगे, वो सब ईजी है। अब देखिए स्कैंडियम 21, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, यहाँ तक जाता है। यहाँ पे मैं 2 भरा, 2 4, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा 6, फिर 2, फिर 6, 2 और ये 1। अब देखिए 6 4 10 हो गया, 2 12, 6 18, 19 20, और ये क्या हो गया 21। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सीख रहे हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सीख रहे हैं, अर्थात कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर। लेकिन जो परमाणु क्रमांक 21 होता है वहाँ से बाकी सभी के हमको इसके त्रिज्या के अनुसार भी सीखना है। त्रिज्या के अनुसार जब इनको सेट करेंगे तो कैसे करेंगे कि ये जो 1 है, अर्थात इसी को मैं, ये तो हमारा ऊर्जा के अनुसार है। ठीक है, ऊर्जा के अनुसार त्रिज्या के अनुसार सीखे रहेंगे तो इसका फ़ायदा आपको आगे कक्षाओं में और इसी कक्षा में मदद मिलेगा इलेक्ट्रॉनों को निकालने में। जब आयन के फॉर्म में किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे तब। अब देखिए त्रिज्या के अनुसार हम कैसे लिखेंगे इसको, 1s², 2s², 2p6,
3s², 3p6, 3d1, 4s2। कहने का अर्थ है कि जो एक लिखा था उसको एक साथ कर दिया, जो जिसके सामने में 2 था उसको एक साथ कर दिया, 3 था उसको सबको एक साथ कर दिया, 4 वाले को एक साथ। ऐसे ही करना है। 5 रहेगा तो 5 वाले को एक साथ, 6 रहना 6। ये बन जाएगा त्रिज्या के अनुसार। त्रिज्या के अनुसार, त्रिज्या मतलब रेडियस के अनुसार। त्रिज्या अर्थात रेडियस के अनुसार। अब देखिए ये जो हम पढ़ते थे बोर में, ये वही के था। ये एल है, ये एम है, और ये वाला है एन उधर, और ओ पी क्यू ऐसा करके ये बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ सभी के लिए सीख जा रहे हैं अच्छा से, क्योंकि बुक में आपको इसी फॉर्म में मिलेगा आपको ऐसा सेट करके। लेकिन हमको मुख्य रूप से ऐसा सीखना है किसकी ऊर्जा अधिक है किसकी ऊर्जा कम है करके, जो तरीका बताया वो। लेकिन ऐसा भी आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या के अनुसार उसको कैसे सेट करते हैं। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें जो है, एक है क्रोमियम, इसमें 2 है, उसमें एक है ये क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। बाकी किसी में दिक्कत आपको नहीं जाएगा। क्रोमियम और कॉपर ये आप-बाऊ के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात इसको हमको आप-बाऊ के हिसाब से जब लिखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ कमी दिखती है। तो ये इससे प्रश्न भी बनते हैं बहुत प्रसिद्ध क्रोमियम और कॉपर से कि आप-बाऊ के नियम का क्यों पालन नहीं करते, अर्थात आप-बाऊ के अनुसार इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो इसको मैं बताता हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद से प्रैक्टिस करके इस तरीके से सीख सकते हैं। क्रोमियम का कैसे बनाएंगे? क्रोमियम 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d4 ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत माना जाता है, ऐसा नहीं होता। अब इसका कारण हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं होता। यहाँ पे ये होता है ऐसा 4s1 और ये हो जाता है 3d5 और ये सही माना जाता है। अर्थात जो क्रोमियम हमारा रहता है वो आप-बाऊ के नियम का पालन नहीं करता, अर्थात ये जो लास्ट रहता है यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है, अर्थात कूद कर चला जाता है और वो 4s1 3d5 बन जाता है। उसी प्रकार जो हमारा कॉपर रहता है इसमें 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d9 ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये आप-बाऊ के नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि इसका जो आखिरी का है ये स्थिति ऐसे बनता है 4s1 और 3d10। तो ये ऐसा क्यों बनता है उसको हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप-बाऊ का नियम है उसी के तरीके से बनेगा, और जो क्लेचकोव की सीरीज़ था उस सीरीज़ से बनेगा, और जो एक ट्रिक बताया था उस ट्रिक से आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और दोनों तरीके से आपको सीखना है, एक तो ऐसा आप-बाऊ के हिसाब से ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, मतलब कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर। दूसरा आपको सीखना है त्रिज्या के अनुसार। त्रिज्या के अनुसार कहने का अर्थ है कि जिसके सामने 2 लिखा रहेगा उनको एक साथ रख लेंगे, एक वाले को एक साथ। 3 लिखा रहेगा जैसे ये है तो उसको एक साथ कर देंगे, 4 वाले को एक साथ कर देंगे, तो वो बन जाएगा त्रिज्या अर्थात रेडियस के अनुसार, जैसे कि मैं इसके पहले बता रहा था। इसको यदि हम रेडियस अर्थात त्रिज्या के अनुसार सेट करें तो इसको कैसे सेट कर सकते हैं? देखिए ये 1s² हो जाएगा, 2s², 2p6, 3s², 3p6, ये 3d10। ये देखिए 1 वाला एक साथ हो गया, 2 वाला ये 2 एक साथ, और 3 वाला मैं यहाँ का जो 10 वाला था उसको ले लिया, और ये 4s1 इसको नहीं लेना है कभी भी। ये अपवाद है एक प्रकार से, और यही आप-बाऊ जो सिद्धांत है उसका कमी भी है। ये आप-बाऊ के नियम का पालन नहीं करते हैं, स्पेशली जो कॉपर और क्रोमियम है वो उनका विन्यास ऐसा लिखा जाता है जो लास्ट का रहता है उस चीज़ को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको लिखने का थोड़ा सा एक लेटेस्ट चलन है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे इसका लिखना है, जैसे पोटेशियम का, इस वाले का, तो पोटेशियम का यदि मैं लिखूँ K19 मतलब इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, तो उस हिसाब से मैं लिखूँ तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p, देखिए ये 6 4 10 2 12, 3p6 और ये 4s1। अब इसमें देखिए ये इसको मैं जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा टोटल 10, और ये को भी जोड़ दूंगा तो ये यहाँ तक यदि ले लेता हूँ मैं तो ये हो जाएगा 18, और 18 हमको पता है 18 होता है आर्गन का। तो आर्गन को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो शून्य समूह होता है उसमें सभी के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो स्थायी माने जाते हैं। तो इसको हम आर्गन, इसके इतने को पूरा ना लिख करके आर्गन लिख सकते हैं, और ये 4s1 ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इसको जो शुरू का है इसके कम वाले, जैसे मैं फास्फोरस लिखता हूँ एटॉमिक नंबर 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p3। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। अब इसको मुझे लिखना रहेगा और भी संक्षिप्त में, तो ये जो शुरू का 10 है इसको मैं लिखूँगा नियान ऐसा ब्रैकेट में, और लिखूँगा 3s2, 3p3। तो ये लिखेंगे वो भी सही है, ऐसा लिखेंगे ये भी सही है। कहने का अर्थ है कि जो अंतिम ऑर्बिट होता है हमारा लास्ट, वो हमको दिखते रहना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए आप ऐसा संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इधर भी जो चीज़ें थी इनको भी हम लोग
उसी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसका ये हो गया 10 2 12 6 18, यहाँ तक हम लोग पूरा लिख सकते हैं AR। और उसके बाद जैसे कापर का मैं लिखता हूँ, कापर 29 का, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ ऐसा AR। और उसके बाद क्या हो जाएगा, AR मतलब 18 हो गया ये, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4S1 और 3D 10। तो संक्षिप्त में कोई चीज़ें यदि आपको दिखती हैं ऐसे तो वो भी सही मानी जाती है, क्योंकि ये स्थायी अवस्था में माना जाता है। हम यह मान के चलेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, लेकिन आप इस चीज़ का प्रयोग तब करेंगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूछा रहेगा तब। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है तो आपको यही तरीका पूरा अपनाना पड़ेगा, हर चीज़ पूरा जानकारी देना पड़ेगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूछता तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म में ये प्रयोग किया जा सकता है। हम पढ़ रहे हैं आपबाऊ नियम के बाद आपबाऊ नियम के अपवाद, जो कि मैं पहले बताया कापर और क्रोमियम आपबाऊ के नियम का पालन नहीं करते। मतलब उसमें ऐसा स्थिति बनता है, क्रोमियम जो होता है उसका 24 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखें तो वो ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4S2 3D4 रहेगा। लेकिन इस स्थिति को ये ऐसा स्थिति ना हो करके वहाँ पे 4S1 3D5 होता है। तो ऐसा प्रश्न भी आता है क्यों ऐसा होता है करके। वैसी जो कापर होता है उसमें 4S2 3D9 होता है, और ऐसा ना हो करके वो 4S1 3D10 आता है। मतलब ऐसा नहीं होता, आपबाऊ के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये आपबाऊ के नियम का पालन नहीं करते, इसलिए ऐसा ना लिख करके उसकी जगह ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब जो अंडरलाइन किया हो ऐसा आपको नहीं लिखना है, उसकी जगह इसके जगह ये चीज़ लिखना है और इसके जगह ये चीज़ लिखना है, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि ये मानते हैं कि किसमें P कक्षक, D कक्षक और F में, ठीक है, एस को छोड़कर। एस को क्यों छोड़कर, क्योंकि एस का कोई प्रकार नहीं होता, सिर्फ वो अकेले रहता है, तो उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो एस को छोड़कर पी में अधिकतम कितने 6 होते हैं, तो या तो इसमें पूरा 6 होना चाहिए, डी में अधिकतम 10 या इसमें अधिकतम 14, या फिर इसमें 6 का आधा 3 या इसमें 10 का आधा 5 और इसमें 14 का आधा 7। तो इसमें या तो पूरा भरा हो या फुल फिल्ड हो, जिसको पूर्ण रूप से भरा बोल सकते हैं इनमें, या फिर आधे भरे हो मतलब हाफ फिल्ड हो, कौन सा, इनके जो कक्षक हैं वो, तब उसको स्थायी माना जाता है, ठीक है। तो ये इसका कारण आपको लिखना रहेगा। चूंकि ये देखिए 9 की जगह वो 10 हो जाता है, इसलिए वो स्थायी माना जाता है। यहाँ 4 की जगह वो 5 हो जाता है, मतलब आधा हो गया। डी में अधिकतम 10 और 10 का आधा कितना होता है 5। यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जंप करके चला गया, ठीक है। तो इसको कैसे जंप करके चला गया उसको मैं इसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से ये स्थायी माने जाते हैं। अब स्थायी होने का 2 कारण है, देखिए आधा भरा या पूर्ण भरा तो स्थायी होता है, कारण बताएं, मतलब स्थायी होने का कारण 2 है। पहला है सममिति संरचना। सममिति का अर्थ होता है कि जो हमारा डी है या फिर एफ या फिर बोल सकते हैं पी, इसमें या तो 3 हो या फिर इसमें 5 या इसमें अपना हो जाए 7, या फिर 3 की जगह इसमें 6 होना चाहिए, इसमें 10 होना चाहिए या 14। तो ये ज़्यादा अच्छा मतलब समतल या समान माना यहाँ सम्मित का अर्थ सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब समान, मतलब यदि P के केस में यदि उसमें 3 है ऐसे तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, या फिर उसमें 6 रहेंगे तब अच्छा दिखेगा। मतलब सभी के ऊर्जा एक बराबर रहेंगे। और D के केस में क्या होंगे, या तो उसमें इस टाइप से पांचों एक एक सिंगल भरे रहेंगे ऐसे, या फिर उसमें डबल, तब उसमें सम्मिति बनी रहेगी। सम्मिति मतलब एक प्रकार से यहाँ बैलेंस है, समानता है ऊर्जाओं में। कहने का अर्थ है कि सम्मित मतलब आधे भरे या पूरे भरे जब कक्षक होंगे हमारे कौन से P, D या F, तो वहाँ जो सम्मिति है वो अच्छी रहेगी, अधिक रहेगी, इस कारण स्थायी माना जाएगा। ये पहला कारण इसका। तो आपको पेपर में ये एक्स्ट्रा है, आपको कारण मुख्य रूप से यही लिखना है इसको। ये कंपटीशन एग्जाम के पर्पज़ से 2 कारण बता रहा हूँ। तो सम्मिति या तो आधे भरे हों या पूरे भरे हों तब अच्छी मानी जाती है। सम्मिति मतलब सिमेट्री, मतलब उनमें बैलेंस बराबर रहेगा, इसलिए स्थायी होता है, आधा या पूरा भरा। दूसरा कारण है ऊर्जा विनिमय। ऊर्जा विनिमय मतलब यदि मेरे पास मान लो कि मैं डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये ऐसा ऊर्जा को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब अदला बदली। तो यदि 5 इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेगा तो यहाँ पे ये कितने बार 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन 4 बार ऊर्जा को मतलब इलेक्ट्रॉन को बदल सकता है। इलेक्ट्रॉन को जब बदलेगा ये तो ऊर्जा हर बार रिलीज होगा, ऊर्जा निकलेगा, तो उससे क्या होगा, इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। क्योंकि ऊर्जा निकलने से क्या होगा, ऊर्जा की कमी होगी, और ऊर्जा कम होता है तो जो हमारा ऑर्बिटल रहता है, कक्षक रहता है, हमेशा स्थायी माने जाते हैं। अब यदि यही मैं मान लो 5 की जगह सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, ठीक है, या फिर 3 भर देता हूँ, मैं 4 का ही ले रहा हूँ, 1 2 3 4, तो 4 के केस में क्या होगा, ये पहला, ये दूसरा एक्सचेंज अदला बदली, ये तीसरा एक्सचेंज मतलब अदला बदली हम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ 3 बार हो रहा है,
मतलब इसकी अपेक्षा 4 बार वाले में ज़्यादा ऊर्जा निकला, मतलब इसमें ऊर्जा की कमी होगी, कम हो जाएगा, अर्थात स्थायी ज़्यादा होगा। तो इसलिए आधा भरा रहता है या पूरा भरा रहता है। मान लो मैं पूरा भर दूंगा, तो पूरा भर दूंगा तो क्या होगा, उसमें जो एक्सचेंज की संख्या है, अदला बदली संख्या, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब 9 से 10 बार हो जाएगी वो, इसलिए वो स्थायी माने जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कारण आपने समझ लिया होगा कि आप अफबाउ के नियम का पालन क्यों नहीं करते। हमारा जो पीरियाडिक टेबल है उसमें ढेर सारे और भी तत्व हैं, लेकिन अभी जो ये यूनिट है, दूसरा यूनिट, उसमें सिलेबस में यही 2 चीज़ है, इसलिए इन 2 चीज़ों का कारण हम इसको पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो इनको यदि हम आयन के फॉर्म में बदल दें। अब हम सीख रहे हैं किसी भी आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। देखिए ये मैं लिखा हूँ कैल्शियम 20 का। अब मैं बताया कि ये तो है ऊर्जा के क्रम में। अब यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये ऊर्जा का क्रम और इनका जो रेडियस अर्थात त्रिज्या का क्रम रहता है एक ही रहता है। रेडियस मतलब जो हमारा KLMN है उसके हिसाब से अरेंज करना है, ऑर्बिट जिसको कक्षा के क्रम में भी बोल सकते हैं। तो ये और ये 3 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ। एक साथ का अर्थ है कि पहला कक्षा, 2 का अर्थ है दूसरा कक्षा, 3 का अर्थ तीसरा कक्षा, 4 का अर्थ चौथा कक्षा। अब ये तो सामान्य है, मान लो यहीं पे Ca+2 दे देता है, तो हम +2 का अर्थ है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है। और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम करना है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मुझे कम करना है इस जगह से, ठीक है, 4s2 से, मतलब अंतिम से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। इस कैंडियम 21 लिखा हूँ। अब इसमें ये तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, टोटल जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 6 4 10 2 12 6 18 19 20 1 21। अब इस कैंडियम +1 का मेरे को करना है आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब यहाँ पे दिक्कत होना शुरू होगा। देखिए ये 1 ये 2 ये 3 और एक 3 यहाँ पे है, मतलब अब इनको, ये तो ऊर्जा के क्रम में है, अब इनको रेडियस के क्रम में बना रहा हूँ। 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। इसको बोलते हैं त्रिज्या या कक्षा के रूप में, त्रिज्या के रूप में, मतलब इनके त्रिज्या के अनुसार मैं जमा दिया। ये ऊर्जा के क्रम में था जो अफबाउ के हिसाब से हमने पढ़ा। तो ऐसे आयन के लिए जब आएगा प्रश्न तो आपको त्रिज्या के रूप में जमाना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं टिपिकल टाइप के। अब देखिए इसका उत्तर कैसे बनेगा। अब 4s लास्ट में आया, +1 लिखा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ से हटाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन मैं हटाऊंगा यहाँ से। अब कैसे हटेगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1, ये क्या हो जाएगा 4s1। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब देखिए क्रोमियम का 24, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक चीज़ याद रखें। देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये मैं बताया था कि क्रोमियम और कॉपर अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते। चूँकि अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते, इसलिए हमने इसको स्थायी विन्यास लिखा है 4s1 3d5, जो कि मैं पहले आपको बताया। अब देखिए +1 का मेरे को करना है, तो ये तो है ऊर्जा के अनुसार। अब इसको हम त्रिज्या के अनुसार जमा लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए 3 वाला इसके साथ कर रहा हूँ, 3d5 4s1। तो ये चीज़ आपको सीखना अनिवार्य है। कक्षा ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, या फिर त्रिज्या, उसी के रूप में सेट करना है। इसी को त्रिज्या के रूप में बोलते हैं, नीचे वाले को। अब देखिए मुझे अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाना है। अगर ऐसे ही करते तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटता, जो कि क्या है, गलत हो जाता। तो गलत ना हो उसके लिए हम ये तरीका अपनाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो जाएगा 3d5। और 4s में क्या हो जाएगा, वो हट गया 0, क्योंकि +1 लिखा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इसका आप बना लेंगे, ये आपके लिए है होमवर्क, इसको आप बना लीजिए। और एक और लिख देता हूँ कॉपर +2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर बनाइए। ये भी आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है। कोबाल्ट, मतलब ये तो मैं लिख चुका हूँ कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट +2 और कॉपर +2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देखिए, और कुछ दिक्कत है तो पूछिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि n+l नियम के अनुसार हम कैसे अरेंज करेंगे जो हमारे ऑर्बिटल हैं उसको, और उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, और n+l जो नियम होता है हमारा, उसका ज़रूरत क्यों महसूस हुआ। अब इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल भरने का हमारा दूसरा नियम, पहले हमने पढ़ा था अफबाउ का नियम, दूसरा नियम है हमारा n+l नियम। n मतलब आप समझ गए होंगे मुख्य क्वांटम संख्या, l मतलब द्विगुणसी, जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो है, और इसी को बोर-बरी नियम भी बोलते हैं। इनके 2 नियम हैं। पहला नियम तो ज़्यादा उपयोग नहीं होता, हम दूसरा नियम पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन पहला नियम भी पढ़ना जरूरी है, उसको पढ़ते हैं। पहला नियम है वे परमाणु जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन जैसे जो परमाणु होते हैं वो, और हाइड्रोजन। और हमने पढ़ा था बोर की थ्योरी में ये चीज़ पढ़ा था, ऊर्जा निकालना। तो जो बोर के में जो हाइड्रोजन का ऊर्जा निकाला गया था, उसका मान हमेशा n पे निर्भर करता था। चूँकि ऋणात्मक का निशान है, इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी, ये सीधा n पे निर्भर करती है, मतलब समानुपाती पे ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि ऋणात्मक है, मतलब ऊर्जा मैं बढ़ाऊंगा, इसका अर्थ है कि n का मान भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, यदि ये धनात्मक में रहता तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत संबंध रहते। ठीक है,
लेकिन अभी एक दूसरे एन का मान बढ़ेगा, इसका अर्थ है कि ऊर्जा का मान। और एन क्या है यहाँ पे, एन है कक्षा की संख्या, और कक्षा को ही हम मुख्य क्वांटम संख्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको बोर ने दिया था। अब बोर के हिसाब से ये जो नियम है, मतलब जो ऊर्जा रहता था वो कक्षा पर निर्भर करता था सीधा। और बोर का जो थ्योरी था वो मुख्य रूप से इस टाइप के, जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक हो, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इनके क्रमांक परमाणु क्रमांक जरूर अलग है लेकिन इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे हीलियम प्लस लिखा हो तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, +3 लिखा हो तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो गया, +4 लिखा हो तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, +2 लिखा हो तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हो, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन होता ही है, ठीक है। तो सभी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर ये नियम लागू होता है। तो इनके लिए क्या है कि बोर के हिसाब से हम क्या पढ़ते थे, बोर के हिसाब से ऐसा पढ़ते थे, इसको 1 2 और इसको 3 और ऐसा 4 और इसी को K L M N। तो इसी N पे निर्भर करता था जो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा था वो, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे सिर्फ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ये नियम लागू होगा। इस तरीके से कहने का अर्थ है कि जो ऑर्बिटल है 1s, मतलब पहले कक्षा के जो ऑर्बिटल हैं उस 1s, मतलब 1s से स्टार्ट होगा, और 2 जितने हैं, मतलब 2 का अर्थ होता है दूसरा कक्षा का ऑर्बिटल, तो जितने भी 2 हैं उनकी ऊर्जाएं समान होगी और दोनों में भरेंगे एक साथ, मतलब 2 है तो एक इसमें ऐसा। 3 वाले सब एक साथ भराए जाएंगे, सभी की ऊर्जाएं एक बराबर है। 3 मतलब ये तीसरा कक्षा था, तीसरा ऑर्बिट पहुंच गए हम लोग। 4 का अर्थ है चौथा ऑर्बिट, मतलब इनकी ऊर्जाएं एक इलेक्ट्रॉन के लिए सब बराबर है, ठीक है। तो आप-बाऊ का नियम किसके लिए लागू होता है, आप-बाऊ का नियम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो। अब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किस में होगा, हाइड्रोजन को छोड़ दे तो सभी में है, मतलब अपने पास कितने 118 तत्व हैं, जिसमें से हाइड्रोजन को छोड़ दे तो कितने बचते हैं 117। तो जो 117 तत्व हैं उस पर आप-बाऊ का नियम लागू होता है पूरा। और ये वाला सिर्फ इसमें आप-बाऊ का नियम लागू नहीं होगा, ऊर्जा को भरने वाला क्रम उसमें ये क्रम रहेगा। तो ये याद रखें, किसी एग्जाम में पूछ सकता है इस क्रम को, मतलब ये इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, 1 में पहले भरेगा, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, ऐसा। देखिए 1 मतलब ये 1 हो गया, 2 मतलब ये 2, 3 मतलब 3, मतलब पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा, पाँचवा, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे क्रमशः भरते जाएंगे। क्यों, क्योंकि बोर ने रिलेशन हाइड्रोजन के लिए निकाला था एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, उस हिसाब से एन का मान निर्भर करेगा, मतलब एन के मान पर ऊर्जा निर्भर करेगा। सीधा एन का मान बढ़ाऊंगा तो ऊर्जा का मान भी बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से ऐसा कम से अधिक की ओर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम दूसरा देखते हैं, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु होती, मतलब जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 117 जो बाकी आवर्त सारणी के तत्व बचते हैं वो सब आ जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने तत्व हैं सब इसी कैटेगरी में आएंगे। तो इसी नियम पे हमको फोकस करना है। ये नियम पहले ये कहता है कि हमने आप-बाऊ में क्या पढ़ा है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में अर्थात उस कक्षा में भरे जाएंगे जिनकी ऊर्जा सबसे कम होगी, मतलब सबसे कम ऊर्जा से भरते भरते हम अधिक ऊर्जा की ओर जाएंगे, अर्थात इंक्रीजिंग आर्डर में, मतलब ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भरना स्टार्ट करेंगे। तो N+L नियम, जिसको बोर-बरी नियम कहते हैं, वो ये कहता है, इसका पहला नियम, कि जिसमें N+L का मान सबसे कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेगा, और N+L का मान जैसे जैसे जिसमें बढ़ते जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरते जाएंगे, अर्थात N+L का मान जिसमें कम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे और हम लोग मानेंगे कि उसी की ऊर्जा सबसे कम है। अर्थात इस तरीके से हम लोग ऊर्जा को चेक कर सकते हैं, किसमें, किसी भी सबसेल अर्थात उपकोष में या फिर किसी भी ऑर्बिटल का ऊर्जा हम लोग N+L नियम से चेक कर सकते हैं कि किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में अर्थात उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसमें N+L का मान सबसे कम हो जाए। इसका एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं, पहला वाले का, ये वाले का एग्जाम्पल, जैसे मैं मान लो 2s और ये मैंने कर दिया 3p और एक कर देता हूँ 4f, ठीक है। अब इनमें N+L कैलकुलेट करना है मुझे। इसके लिए 2s के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 2 होगा, l का मान s है तो क्या करूँगा मैं 0 लिखूँगा, ठीक है। इसके लिए 3 और p है तो l का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसके लिए 4 और f के लिए l का मान कितना होता है 3। तो इस तरीके से इनको टोटल करूँगा तो ये 2, इसको टोटल करूँगा तो 4, इसको टोटल करूँगा तो 7। तो इस तरीके से N+L कैलकुलेट करना है। ये n का मान है और ये l का मान है सभी में, ठीक है। s के लिए l का मान 0, p के लिए l का मान 1, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है, जो कि आप पहले को बताया जा चुका है। अब देखिए ये सब में सबसे कम N/L का मान किस में है, इसमें, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भराएगा, इसमें, उसके बाद इसके बाद इसमें पहुँच जाएगा दूसरा में, इसके बाद इसमें पहुँच जाएगा। मतलब हमारा क्रम ऐसा रहेगा, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ 2s, उसके बाद 3p, उसके बाद किस में आएगा 4f, मतलब इस सबसे कम में, उसके बाद ये अधिक की ओर। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला नियम आपने समझ लिया होगा कि जिसमें N/L का मान कम हो उसकी ऊर्जा कम मानी जाएगी और उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी कक्षक में प्रवेश करेगा और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा।
तो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चेक कर मतलब कक्षक की ऊर्जा कम है या अधिक है उसको हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से n+l कैलकुलेट करके। अब दूसरा नियम देखिए, यदि n+l का मान समान हो तब इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में सबसे पहले भरेगा जब जिसमें n का मान सबसे कम हो। कहने का अर्थ है कि इसमें बोल रहे हैं कि यदि n+l दोनों को जोड़ें और जो हम कक्षक है उसके लिए जोड़ दें मतलब निकालें, और यदि दो कक्षक के लिए मान समान हो जाए n+l का मान, तो हम इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले फिल करेंगे जिसमें n का मान सबसे अधिक मतलब सबसे कम हो। ठीक है, अब इसको उदाहरण के रूप में ये देखिए b उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे मैं मान लो लिख दिया 2p लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 3s। अब 2p और 3s, अब इनका n l और n+l निकाल रहा हूँ। देखिए 2p के लिए n का मान 2, 3s के लिए n का मान 3, l का मान इसके लिए कितना, p है इसलिए 1 और s के लिए 0। अब टोटल करो 2 + 1 3 और 3 + 0 3 बराबर आ गया। देखो 3 और ये 3। अब इस केस में हमको दिक्कत होगा क्योंकि हमने क्या पढ़ा है पहले नियम में, जिसमें n+l का मान कम हो उसमें हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे। अब यहाँ तो दोनों का मान बराबर आ गया। अब दोनों का मान बराबर आ गया तो हम इस केस में n को देखेंगे, दोनों में से n जिसमें सबसे कम रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे इसमें सबसे कम है 2 लिखा है उसमें, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरेगा 2p में और उसके बाद भरेगा 3s में। ठीक है, इसकी ऊर्जा कम इसकी ऊर्जा अधिक। तो उम्मीद करता हूँ आप ये दूसरा तरीका भी सीख गए होंगे कि n+l नियम क्या होता है, बोरबरी नियम जिसको बोलते हैं एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के लिए, और यही नियम मुख्य है और यही चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर की व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाउली का पॉइजन नियम और हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम।